हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू कैंप फायर्स। और आज के शानदार लेक्चर में हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स क्या होते हैं और मटेरियल्स क्या होते हैं, और मटेरियल्स के क्लासिफिकेशन भी देखे थे और उसके फॉर्म्स भी देखे थे, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। आज हम इस जर्नी में और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एटम्स आखिर होते क्या हैं। इसी बात पे एक कहानी याद आती है, एक तीन अंधों की कहानी चार अंधों की। वो जो एक हाथी को स्पर्श करके जानना चाहते थे कि वो आखिर हाथी होती कैसी है। असल ज़िंदगी में उन्होंने बहुत सारी हाथियों के बारे में कहानियाँ सुन रखा था, लेकिन उन्होंने कभी फील नहीं किया था। तो जस्ट उन्होंने ढूंढा, अपने आसपास लोगों से पूछा कि कहीं कोई हाथी दिखाई दे तो बताना। तो जस्ट उस गांव में एक हाथी आया था और वो गए उसके पास। उन चारों ने अलग अलग हिस्सों को छुआ और महसूस किया। एक ने उसकी पूँछ पकड़ी और तब उसे लगा कि इसमें तो सुई की जैसी एक तेज है। तो उसने कहा हाथी जो होता है वो सुई की तरह नुकीला प्राणी है। उसमें से एक इंसान उस हाथी के पाँव के ऊपर की तरफ गया और उसको छू के टटोल कर उसने महसूस किया। तो उसने कहा हाथी जो होता है वो किसी खंभे की तरह होता है। किसी ने उसकी सूंड को छुआ तो किसी ने उसके माथे को, इस तरह ने, और किसी ने उसके पेट को, लंबे चौड़े। तो सब ने अपने अलग अलग एक्सपीरियंस बयान किया। ठीक ऐसे ही एटम्स के बारे में कोई जानता नहीं था। उसी तरह, उसी तीन अंधों की तरह, चार अंधों की तरह एटम के बारे में कोई ख़ास जानकारी थी नहीं। किसी ने कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया था। इस तरह सब ने अपनी अपनी तरफ अलग अलग व्याख्याएं दी। हज़ारों सालों तक यही सिलसिला जारी रहा। बात करें 18वीं शताब्दी की, तो 18वीं शताब्दी में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए जिसके बाद एटम की दुनिया एकदम के लिए, हमेशा के लिए बदल गई। एटम्स तो हमेशा से एग्जिस्ट करते थे, लोगों को पता नहीं था। जैसे कोई चीज़ हमारे घर के बगल में ही हो और हमें पता ना हो। बात फ़िलहाल हो गई है, तो अब आते हैं अपने बोर्ड पर, देखते हैं कौन कौन लोग थे जिन्होंने पहली बार मॉडल दिया। तो पहला नाम आता है थॉमसन का, जे थॉमसन। तो लिखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और कौन कौन से मॉडल हुए उनके नाम भी लिख लेते हैं। पहला है मॉडल थॉमसन्स, जे थॉमसन नाम था इनका, थॉमसन्स मॉडल। दूसरा नाम क्या रहा, दूसरा कौन सा व्यक्ति हुआ उसके बारे में भी जान लेते हैं। दूसरा नाम है रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। और तीसरे हैं बोर का मॉडल। तो बात कर लें अगर थॉमसन्स मॉडल की, तो थॉमसन ने कहा कि क्रिसमस में जिस प्रकार कोई पुडिंग सजाई रहती है, या बात कर लें किसी खरबूजे की, तरबूजे या खरबूजा को आपने खाया होगा गर्मियों के मौसम में, खासकर जून जुलाई के मौसम में यहाँ इंडिया में। तो यहाँ अक्सर गर्मी पड़ती रहती है, तो वहाँ एक लंबा चौड़ा तरबूज होता है, गोल सा। तो उसमें जिस प्रकार उस तरबूज में इन्होंने कहा कि जिस प्रकार तरबूज में बीए फंसे रहते हैं, काले काले, देखा होगा आपने, तो उसी प्रकार से किसी एटम में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट थी थॉमसन बाबा की। थॉमसन की ये धारणा कुछ सालों तक चली, लेकिन कोई भी चीज़ तब तक सत्य रहती है जब तक कोई दूसरा उसे नकारने वाला ना आ जाए या कोई उससे और अधिक सत्य ना बोल दे। अगर कोई काम आपसे कोई बेहतर कर रहा है तो उसको ज़्यादा पेमेंट मिलेगी आपकी बजाय। ठीक ऐसा ही हुआ थॉमसन के मामले में। इनकी जो कल्पना थी वो सिर्फ कोरी कल्पना थी, इनके पास कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था। तो इनकी बात को काटने आए रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। बात कर लें इनकी संकल्पना की, तो इन्होंने कहा कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड, मतलब थॉमसन ने जो कहा वो शायद कुछ हद तक सच हो सकता है। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। तो इन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली, गोल्ड फॉइल। अच्छा, गोल्ड फॉइल होती क्या है? हाँ, गोल्ड फॉइल एक एटम, बहुत सारे एटम से मिलकर बने हुए, गोल्ड के एटम से मिलकर बनी हुई एक पन्नी होती है, पतली सी। मान लीजिए सोने की बहुत पतली पन्नी हम बनाए, उसी को गोल्ड फॉइल कहेंगे। आपने देखा होगा चांदी का वर्क, जब कोई मिठाई बनता है तो चांदी की एकदम पतली पन्नी उसकी चढ़ाई जाती है ताकि देखने में अच्छा लगे और खाने में भी।
ठीक वैसे ही ये सोने की पन्नी है, तो ये बहुत ही महीन है, महंगी भी बहुत होगी। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एक, और अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए, अल्फ़ा पार्टिकल्स की इन्होंने बमबारी कराई इस पर। एक बंदूक ले ली और उससे बहुत ढेर सारे पार्टिकल एक के बाद एक दागते गए। चलते हैं अब अगले पेज के ऊपर। तो इन्होंने क्या किया था, अल्फ़ा पार्टिकल्स की बमबारी की गोल्ड फॉइल पे। ठीक, तो इन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, क्योंकि ये चाहते थे कि सबसे पतली लेयर ली जाए ताकि जो एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट हों वो बहुत ही एक्यूरेट आएँ। अच्छा, हीलियम के पार्टिकल क्यों लें, क्योंकि हीलियम के पार्टिकल बहुत तेज़ मूव करते हैं और इससे अगर कोई पार्टिकल से मिलकर बना है तो एक पार्टिकल जब दूसरे पार्टिकल से टकराएगा तो वो जगह हटा देगा और एक्सपेरिमेंट करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, इसलिए इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल लिए। और अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं, ये भी बात है। हाँ, तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें इन्होंने देखा कि अधिकतर जो किरणें हैं वो इधर बीच में जाके टकरा कर वापस चली आ रही हैं, उसी दिशा में रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और बाकी कुछ जो किरणें हैं ऐसे जाकर ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही हैं, किसी एंगल पे ऐसे जाकर ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही हैं, ऐसे जाके ऐसे तिरछा डिफ्लेक्ट हो रही हैं। लेकिन सेंटर की ओर जो जा रही हैं किरणें, रेज जो जा रही हैं, वो वापस उसी दिशा में बाण वापस चली आ रही हैं। तो इन्होंने इस बात से दो निष्कर्ष निकाले। पहला ये कि जो न्यूक्लियस होता है, जो सेंटर में जो पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के रूल्स उस समय तक लागू हो चुके थे और सबको पता था कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। एक तरह से कह दें तो या अपने जैसे जो जिनका स्वभाव होता है, सेम स्वभाव वाले लोग, उनमें कभी झगड़ा होता है तगड़ा वाला, तो ऐसी बात है कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, झगड़ा होते रहते हैं जिनमें स्वभाव कुछ कॉमन हो या जो कुछ एक ही लेवल के हों, एक ही लेवल के गुस्सैल लोग, उनके बीच में जब झगड़ा हो तो बहुत तगड़ा वाला होता है। तो वही बात है, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगली बात इन्होंने कही कि जो एटम है, एटम का 90% जो हिस्सा है वो खाली है, स्पेस इज़ एम्प्टी। अच्छा, ये वाली थ्योरी इन्होंने कैसे दी? दो, ठीक। तो इन्होंने ये इसलिए कहा क्योंकि अधिकतर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट होकर दूसरे एंगल पे डिफ्लेक्ट होकर निकल जा रहे थे। ऐसे देखिए, ऐसे करके, ऐसे दिस वे। तो जो डिफ्लेक्ट होकर वापस अपनी ही डायरेक्शन में लौटे थे वो बहुत ही कम पार्टिकल्स थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एटम का जो पार्टिकल जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज है, वो बहुत ही छोटा होता है, यानी 10%। तो 10 पर 100 में से 10 मार्क्स आप दे दीजिए न्यूक्लियस को और 90 मार्क्स दे दीजिए आप बाकी स्पेस को, यानी अधिकतर एटम खाली होता है, नल है। कोई बात नहीं, सॉरी, जस्ट लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये रही इनकी संकल्पना और आगे बढ़ते हैं हम अगले लेक्चर मतलब अगले टॉपिक की ओर। तो न्यूक्लियस की अवधारणा इनके पास आई। इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है, इसे हम समराइज कर देते हैं रिजल्ट्स को। सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक, ये रहे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ओके, और इन्होंने क्या कहा, और ये सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं और न्यूक्लियस का साइज़ बहुत ही छोटा होता है इन कंपेयर टू एटम। साइज ऑफ न्यूक्लियस is very small, very small as compared to atom. ओके,
तो रदरफोर्ड के जो मॉडल थे वही हम पिछली बात को दोहराते हैं कि किसी चीज़ में अगर कमियां हैं तो कोई अगर उस कमियों को दूर कर रहा है तो उसकी बात हमें ज़्यादा एक्यूरेट लगेगी। तो इनके अंदर भी कुछ कमियां थी जिन्होंने बोर्ड साहब ने सुधारा। जैसे कि इनकी कमियां थी, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं और एनर्जी रेडिएट करते रहते हैं। तो अगर कोई भी पार्टिकल अगर एनर्जी रेडिएट करता है तो धीरे धीरे करते करते वो न्यूक्लियस की ओर खिंचता चला जाएगा और न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, एटम स्टेबल होते हैं। तो बोर्ड साहब ने इसमें रिफॉर्म्स दिए और अपना मॉडल दिया। अगला स्लाइड की ओर बढ़ते हैं तो लिखते हैं बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, ओके। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, जो रेजोल्यूशंस थे जो इनके फेल हो गए थे रदरफोर्ड साहब के, तो इन्होंने बोर्ड साहब ने ओवरकम किया। इन्होंने क्या कहा कि सिर्फ सर्टेन स्पेसिफिक ऑर्बिट होते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ एटम विच आर अलाउड इनसाइड द एटम। कुछ निश्चित कक्षाएं होती हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स सेम एनर्जी लेवल की, जिन्हें एटम में अलाउ किया जाता है। ये एटम पॉजिटिवली चार्ज, इसमें कुछ ही कक्षाएं होती हैं निश्चित, ठीक। और जब इलेक्ट्रॉन इन निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं क्लासेस में, ऑर्बिट्स में, तो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। ये दूसरी बात इन्होंने कही। तो इन सबको हम नाम दे देते हैं। ये पहला शेल था तो n इज इक्वल टू n, इसको n से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये n इज इक्वल टू 2 दूसरा रहा, और ये n इज इक्वल टू 3। आगे के लेक्चर्स ऐसे ही चलते रहेंगे, ओके। तो जस्ट आज के लिए बस इतना ही। तीनों मॉडल्स को ध्यान से देखिए, रिवाइज़ कीजिए, और अगर कोई क्वेरी हो तो हमारे चैनल पे ज़रूर पोस्ट कीजिए। और हमारे चैनल को, कंटेंट को अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। एक बार फिर मिलेंगे अगले चैनल में, तब तक के लिए सी ऑफ, हैव अ गुड डे।